हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत बढ़िया से होंगे। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्लास 10 के रसायन विज्ञान के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ना क्लास 10 के रसायन विज्ञान के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। लेकिन इस कंसेप्ट में, इस चैप्टर में हम लोग ना आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ना अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है अम्ल के रसायन, अम्ल के इंट्रोडक्शन, अम्ल के प्रकार, अम्ल के कंसेप्ट और अम्ल के भौतिक गुणधर्म। लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे ना वो होगा अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम के लिए। क्लियर। अब यहाँ पर ये देखना है जो अम्ल के रासायनिक गुणधर्म है सर, इसके पहले आपने जो बताया था बहुत अच्छे समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन भी आ गया, टाइप्स भी आ गया, अवधारणा भी आ गया, साथ में भौतिक गुणधर्म आ गया। लेकिन यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं नए टॉपिक आज, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म ये क्या होता है, यानी अम्ल में रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम अम्ल के रासायनिक गुणधर्म यानी रासायनिक जो अपक्रिया इसको समझ ले, तो उसके बाद इनके कंसेप्ट के बारे में चलते हैं। क्लियर। अब देखो रासायनिक जो होता है ना, रासायनिक क्या होता है ना कि जब हम दो या दो से अधिक लोग को आपस में मिलाते हैं, क्लियर, मिलने के बाद एक नए उत्पाद का, एक नए प्रकार का पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है वो होता है रासायनिक अपक्रिया। एक खास बात होती है रासायनिक अपक्रिया में ना, एक पदार्थ से भी नए उत्पाद का निर्माण हो सकता है, एक से अधिक पदार्थ होंगे तभी भी नए पदार्थ का निर्माण हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। क्लियर। अब इसको इमेजिन कुछ वस्तु को देखकर समझते हैं। जैसे हमने बोला ना कि यहाँ पर क्या है, ये दो मार्कर है, ये दोनों मार्कर मिलकर अगर एक अलग तरह से मार्कर का निर्माण कर दी तो ये जो हमारा होगा यही कहलाएगा रासायनिक अपक्रिया। यानी जब दो या दो से अधिक लोग मिल रहे हैं, जो मिलने के बाद जो नया बनता है, जो नया बनता है और वो नए की क्वालिटी पुराने वाले जो लोग मिलकर बनाते हैं उनसे अगर डिफरेंट होती है तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। अब ये देखना है कि अम्ल में रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार से होती है, अम्ल में रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार से होती है। जी हाँ स्टूडेंट, अम्ल में जो रासायनिक अपक्रिया होती है ना वह होता है 3 प्रकार से, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। पहला क्या होता है, हम अम्ल को धातु के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। दूसरा क्या है, जब हम अम्ल को धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तीसरा तीसरा क्या है ना कि जब हम अम्ल को धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ये तीनों कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना, और ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जहां पर भी होंगे बैठ जाओ रब पेन लेकर और तुरंत इसको नोट करो फटाफट, ये आपके बोर्ड में बहुत काम आने वाले हैं। और एक चीज जान जाओ, आपका 10th का जो परसेंटेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ के एजुकेशन के लिए। क्लियर। चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट न कर अपने कंसेप्ट पर चले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है ना, टॉपिक क्या हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है अम्लों के रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक अपक्रिया या केमिकल प्रॉपर्टी, चाहे जो बोलो बात एक ही होगी। आगे बढ़ो। रासायनिक अपक्रिया एक बार फिर बता दे रहे हैं कि ये क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक आप आपस में मिलाते हैं, जब दो या दो से अधिक केमिकल को आपस में मिलाते हैं ना, वो मिलने के बाद एक नए केमिकल का निर्माण करते हैं, बस वही कहलाता है रासायनिक अपक्रिया। अब यहाँ पर देखना है ना कि रासायनिक अपक्रिया अम्ल में देखना है, तो पहला कंसेप्ट यहाँ पर लिखा गया है कि धातु के साथ अपक्रिया, यानी हम धातुओं को अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये देखना लॉजिक। तो सबसे पहले समझ जाओ, धातु को अगर आप सक्रिय धातु, किसके साथ, सक्रिय मतलब एकदम क्रियाशील धातु के साथ अगर मिला रहे हैं हम लोग को ना, तो ये मिलने के बाद क्या करते जानते हो, ये मिलने के बाद एक अलग कंपाउंड का निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकालते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब सक्रिय धातुओं को, यानी सक्रिय धातुओं को अगर अम्ल के साथ मिलाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं, वो भी किसके साथ, पॉप ध्वनि के साथ, पॉप ध्वनि के साथ। अब यहाँ पर सर जी पॉप ध्वनि क्या होता है, पॉप ध्वनि क्या होता है, ध्यान ध्यान सुनिएगा। आप घर पर लकड़ी जलाते हो, क्लियर। अब जब लकड़ी जलाते हो देखते हो, जब लकड़ी अगर सूखी होती है, सॉरी गीली होती है, नॉर्मली अगर गीली होती है जब जलाते हो ना तो उससे जब पानी निकलता है ना तो आवाज आती है, पट पट आती है। तो सेम वही कहानी होता है कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में एसिड भर दिए, जैसे सपोज मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसमें एसिड भर दिए, अम्ल भर दिए, उसके बाद इसको गर्म करेंगे, साथ में कोई सक्रिय धातु जिंक या आयरन या कुछ भी सक्रिय धातु इसके अंदर डालोगे ना, डालने के बाद वो क्या करेगा, दोनों आपस में रिएक्शन करके आवाज आएगी, पॉप पॉप यानी पट पट आवाज आएगी। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा धातु के साथ अपक्रिया। ठीक। चलो अब यहाँ पर लिखा भी गया है, इनकी डिफिनेशन भी लिखा गया है। यहाँ पर सबसे एक अलग व्यवस्था दिया जा रहा है ना कि आपको अगर आपके पास बुक नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं,
केवल वीडियो ध्यान से देखो, आपको जो बुक है ना सब यहाँ पर टोटल कहानी पर बताया जा रहा है, इसके साथ साथ डिफिनेशन भी बताया जा रहा है। क्लियर? तो देख लो, लिखा गया ना धातु के साथ अपक्रिया, हेडिंग क्या लिखा गया, धातु के साथ अपक्रिया। उसके बाद लिखा गया इसका डिफिनेशन क्या है कि जब हम अम्ल को, यानी जब अम्ल को सक्रिय धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो H2 गैस, यानी कौन सा गैस है, H2 गैस निकलता है किस ध्वनि के साथ, पोप ध्वनि के साथ। कौन से ध्वनि के साथ निकलता है, पोप ध्वनि के साथ। एक बार फिर सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला ना कि धातु के साथ अपक्रिया में लिखा गया जब अम्ल को सक्रिय धातु के साथ क्रिया कराते हैं, यानी जब अम्ल को सक्रिय धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकालता है, वो भी पॉप पॉप ध्वनि के साथ। आ रही है? चलो अब देख लेते हैं। अब वो सक्रिय धातु कौन कौन है। सक्रिय धातु देखो यहाँ पर लिखा गया है, पहला जिंक है। अब जिंक को हम अगर अम्ल के साथ करा रहे हैं, वो भी HCl, इसका नाम क्या सर जी, नाम बताइए, नाम बताइए। तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हम जब सक्रिय धातु जिंक ले लें, इसको HCl के साथ गर्म कर रहे हैं, मिलाकर गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर बन रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है पॉप ध्वनि के साथ। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलने के चिन्ह इस तरह दिखाया जाता है, अंदर आने के लिए इस तरह दिखाया जाता है और बाहर नए बनने के लिए इस तरह दिखाया जाता है। ठीक, ये ऊपर जाने के लिए, ये अंदर आने के लिए और ये बनने के लिए, तो ये चिन्ह होते हैं, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ऊपर, वो भी पॉप ध्वनि के साथ। आगे वैसे चलो, दूसरा क्या है, जब हम अगर आयरन को अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी आयरन को हम HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर बन रहा है फेरस क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, वो भी पॉप ध्वनि के साथ। किस ध्वनि के साथ, पॉप ध्वनि के साथ। क्लियर? चलो दूसरा देख लेंगे। तीसरा और रिएक्शन लिखा गया है कि अगर हम फेरस को अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं, वो भी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो ये हमारा बना रहा है फेरस सल्फेट बनाएगा और बनाएगा हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ, पॉप ध्वनि के साथ निकलेगा। आगे बात समझ। चलो, ये तो था धातुओं के साथ अम्ल से क्रिया, यानी हम अम्ल को धातुओं से क्रिया करा रहे हैं, तो इस तरह स्पेशल क्वालिटी हो रही। अब हम सीखेंगे इसके बाद धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अब क्रिया, वो भी अम्ल की, यानी अम्ल को आप धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करा रहे हो, धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करा रहे हो, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, ये लॉजिक सीखना होगा इसके बाद। क्लियर? तो सबसे पहले जितनी कंसेप्ट बताएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो नाम बताए हैं अभी। क्लियर? सबको आ गया ना समझ में, जितना बोले हैं आ गई बस में, और सब आ गया समझ, तो इसको फटाफट नोट करो, अपने बोर्ड की तैयारी करो। ठीक, क्लियर? चलो चलिए, अब हम लोग सेकेंड देखते हैं रिएक्शन है, इसमें जो हमारा है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया देखेंगे, यानी हम लोग अम्ल की रासायनिक गुणधर्म में सेकेंड, पहला वाला तो हम लोग सीख चुके हैं धातु के साथ अपक्रिया। अब जो हम सेकेंड देखने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि क्या होता है जब अगर हम अम्ल को धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखो, धातु बाइकार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही होता है, बस खाली वहां पर क्या शब्द अलग अलग है। क्लियर? सूत्र सबका एक ही होगा। तो यहाँ पर पूछता है क्या होता है जब अगर हम अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर करना क्या है कि अगर आप जब धातु को, यानी अम्ल को अगर धातु कार्बोनेट के साथ गर्म करोगे तो देखो ध्यान से, बनेगा आपका लवण बनेगा, साथ में बनेगा CO2 और उसके बाद जल बनेगा। ये इसका सूत्र होता है। यानी आप लिखोगे अम्ल, यानी देखो लिखोगे धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, गिब्स आउट तीर का निशान बनाओगे, उसके बाद लिखोगे अम्ल, फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्लस जल, उसको बॉक्स में बंद कर लिए। दोनों का ये हमारा क्या होगा, अम्ल के लिए भी होगा, मतलब धातु कार्बोनेट के लिए भी होगा और धातु बाइकार्बोनेट के लिए भी होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो लिखा गया, हेडिंग क्या लिखा है, सेकंड धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। आगे दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा गया, उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा गया इसकी डिफिनेशन क्या है कि जब, देख लो ध्यान से, जब 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 अम्ल को धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर कार्बोनेट बना सकते हो क्योंकि स्पेस कम था, इसको हम लिखे नहीं तो लिख दे रहा हूँ इसको, धातु कार्बोनेट। क्लियर? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना मेरे स्टूडेंट, इसको थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो कार्बोनेट, कार्बोनेट, क्लियर, हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो आरे बस, आरे बस, समझ ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, समझ ले रहे हो ना।
हमने बोला क्या डिफरेंशिएशन क्या कि जब हम अम्ल को धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, लवण बनता है, CO2 बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है, H2O बनता है। उसके बाद ये कहलाता है हमारा धातु के साथ अभिक्रिया, यानी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। हालांकि वहां पर ये कहने के नहीं पूछना, हमको बस खाली इसका नॉर्मली कंसेप्ट लिखेंगे कि जब हम अम्ल को धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो हमारा लवण और जल और CO2 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, देखो अब यहाँ पर सवाल है कि देखो दिखा गया CaCO3। सबसे पहले यहाँ पर समझा जी कैल्शियम, आपने बोला कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट, इसको पहले समझ लेते तब ये कुछ समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। हमको क्या है, इसको डायरेक्टली बता देंगे काम खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप लोग को क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग। हम डायरेक्टली बोल देंगे तो बात तो खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, पहले समझ लेंगे हम लोग कंसेप्ट। यहाँ पर लिखा गया है कार्बोनेट, क्या लिखा गया था, कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको पहले समझ लेते। देखो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कार्बोनेट क्या होता है, यहाँ पर CO3 जो होता है ना, देखो CO2 को तो हम CO2 को तो बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वो CO3 हो जाता है तो इससे बोलते हैं हम लोग कार्बोनेट। कौन सा बोलते हैं, कार्बोनेट, इसको याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। अब अगर यहीं पर CO2 कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, कार्बोनेट के साथ अगर क्या जुड़ गया, कैल्शियम जुड़ गया, तो बन जाएगा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। चाहे जो मेटल जोड़ दो उस कार्बोनेट होगा, लेकिन याद रखिएगा जो कैल्शियम होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, सॉरी ये कार्बोनेट जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके अकॉर्डिंग हम चाहे जो मेटल जोड़ दो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसकी वैलेंसी कितनी है। तो हम जानते हैं कैल्शियम 2 देता है, ये +2 देता है, और ये 2 माइनस देता है, दोनों जोड़ेंगे बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर यहाँ पर सोडियम के साथ जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, देखो यहाँ पर सोडियम, अगर बाय द वे हम सोडियम को जोड़े कार्बोनेट के साथ तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 देता है, 1 देता है, तो यहाँ पर इसको 2 करना होगा। जब 2 करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2, या सॉरी इस तरह आगे नहीं होगा, बन जाएगा Na2CO3, इस तरह हमको करना होगा, तब जाकर हमारा बनेगा धातु कार्बोनेट। अब धातु बाइकार्बोनेट क्या होता है, इतनी बात समझ आ रही है, चलो इसको पहले देख लो क्योंकि ये जानना जरूरी है। कहाँ गया इरेजर हमारा, डेस्टर, चलो देख लो, इसको थोड़ा सा लिख दे रहे हैं हम लोग कि क्या होता है। यहाँ पर नोट करके लिख दे रहा हूँ, बहुत कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, नोट आप याद रखिएगा सभी। नोट कौन सी नोट, नोट नॉलेज की नोट, न कि पैसा की नोट, ठीक है। नोट क्या है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ना, पहला पॉइंट CO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख रहे हैं कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनेट। अब यहीं पर अगर सेकेंड इसके साथ जुड़ गया CaCO3, चाहे जोड़ दो, या Na2CO3, ये बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट। क्या बन जाएगा बच्चों, धातु कार्बोनेट। लेकिन अब यहाँ पर थर्ड जो हमारा है, थर्ड क्या हमारा है, अगर क्या हमारा, देखो अगर हमारा सोडियम हो या कोई मेटल हो उसके साथ हाइड्रोजन